नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 6 मई। बट दोस्तों कल के सेशंस को डिस्कशन नहीं किए गए थे, तो एक साथ हम लोग आज के दोनों के सेशंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5th एंड 6th मई का 2023। एंड यस, मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के करंट अफेयर एनालिसिस में। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इस पूरे पीडीएफ का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहला ये न्यूज़ देख लेते हैं, आसाम ट्रिब्यून से लिया गया है। सितवे पोर्ट इन म्यांमार। दोस्तों क्या न्यूज़ में है, देखो सितवे पोर्ट अनडाउटेडली पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट नाउ। अभी क्या है ना, इसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है दैट ये जो इनॉग्रेशन किया जा रहा है सितवे पोर्ट का म्यांमार में, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के जगत में एक नया बिगिनिंग है और नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेसिफिकली ये एक नया ही अलग ही पैराडाइम हमें शिफ्ट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ये किसको कनेक्ट करेगी, देखो पहले तो इसको देख लेता हूं, उसके बाद बताता हूं दैट ये जियोपॉलिटिकली ये पोर्ट हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, पहले इसके मतलब में फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। ये देखो, इसके थ्रू आप हम ट्रांजिट कार्गो भेज सकते हैं बिटवीन कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार के सितवे पोर्ट के बीच में। ठीक है, तो ये कोलकाता एंड सितवे पोर्ट को कनेक्ट करता हुआ प्रोजेक्ट है। ठीक है, नाउ कहा जा रहा है द रूट विल अनलाइकली टू अनलॉक ट्रिमेंडस इकोनॉमिक पोटेंशियल। एक्चुअली अगर देखोगे इस रीजन का पोटेंशियल इज ह्यूज, बट उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब इस पोर्ट के कनेक्टिविटी के साथ वो पोटेंशियल भी एक्सप्लोर होगा। नाउ कैसे होगा, चलो अच्छे से देखते हैं। देखो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और ये है हमारा मिजोरम, त्रिपुरा, राइट, मणिपुर। अब आप खुद सोचो, इन रीजन्स में जाने के लिए आपके पास क्या रूट है, या तो आपके पास हवाई जहाज है, राइट, तो हवाई जहाज से अगर ले जाओगे तो ऐसे करके घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, हवाई जहाज से भी पहुंच रहे हैं, ट्रेन भी रूट है, ठीक है, यहाँ से आप आराम से ट्रेन के थ्रू पहुंच रहे हो। बट आप खुद सोचो, हवाई जहाज, ट्रेन, क्या ये इकोनॉमिकल है? नहीं ना। अब वहीं पर आप खुद सोचो, यहाँ से आप हवाई जहाज या फिर ट्रेन से इस रूट से जा रहे हो, या फिर यहाँ से सिंपली ऐसे यहाँ से शॉर्टकट मार ले रहे हो, तो कौन सा आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ रहा है? ये शॉर्टकट ना। जी हाँ, एब्सोल्युटली, है ना। मोर ओवर आप खुद सोचो ना, कल को अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ऐसे घूम के क्यों, यहाँ से सीधा ऐसे जाने से तो त्रिपुरा कितना सामने हो जा रहा है, ये तो इस शॉर्टकट को भी बाईपास कर दे रहे हैं हम लोग। नहीं, देखिए क्या हो रहा है ना, अगर ए से सीधा हम लोग जा रहे हैं ना, वो ट्रेन रूट लो या फिर हवाई अड्डा लो, हवाई का रूट लो, तो वो बांग्लादेश के ऊपर से जाना पड़ रहा है, तो बांग्लादेश को हमें कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, और वो पेमेंट हमें ज़्यादा महंगा पड़ेगा एज कम्पेयर टू ये सितवे पोर्ट वाला एस्पेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये सितवे पोर्ट को जियोपॉलिटिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीज़न भी ये जो है ना बाईपास कर ले रहा है इतना लंबा सा रूट। ठीक है, मोर ओवर अब इतना लंबा रूट, ये काफ़ी ज़्यादा रग टोपोग्राफी है, उस रीजन से गुजारना और यहाँ से शॉर्टकट रीजन से म्यांमार गवर्नमेंट के साथ के थ्रू गुजारना, ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा, राइट। तो यस, दैट इज वाई दिस कालादान मल्टी मोडल पोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। मोर ओवर हम लोग जो बोलते हैं ना, हमारा नॉर्थ ईस्ट को हम लोग उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहा है। यस, इसके थ्रू तो इसका पोटेंशियल ही एक्सप्लोर करना हो रहा है। मोर ओवर आपको पता है दैट हमारा क्या पॉलिसी है साउथ ईस्ट एशिया को लेकर, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना। तो इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम लोग ये नया फेदर हम लोग जुड़ता हुआ दिख रहा है। क्यों? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो हमारा एशियन नेशंस है ना, जिसमें ये 10 एशियन नेशंस आ जाते हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी है। अब उनके साथ कनेक्टिविटी का ये हम लोग बोल सकते हैं दैट यस, दिस इज वन स्टेप फॉरवर्ड। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो ये कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो है बेसिकली हमारा जो कनेक्टिविटी है प्रोवाइड करता है टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये आने वाले समय में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ही नहीं फ़ायदा पहुंचाएगा, रादर यहाँ पे जितने सारे कंट्रीज़ है, वेदर इट बी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सारे कंट्रीज़ को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का वायलेशंस हुआ है, ऐसा
नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ने हवाला देते हुए कहा है दैट कुछ एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं ऑन द डिस्क्रिपेंसीज विद द रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट क्लियरेंस जो क्या ग्रांट किया गया है फॉर दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। नाउ सवाल होता है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट क्या है, उसमें क्या क्या कैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट का वायलेशंस किया गया है जो क्या नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ने फ्लैग किया है। तो देखो ये बेसिकली एक 72,000 करोड़ रुपए, कैन यू इमेजिन दिस अमाउंट, कितना बड़ा अमाउंट है। जी हाँ, ये 72,000 करोड़ रुपीस का मेगा प्रोजेक्ट है जो क्या पायलट किया जा रहा है भाई नीति आयोग, और इसका मेन एम यही है दैट ग्रेट निकोबार आइलैंड को जो है ना हॉलिस्टिकली डेवलप किया जा सके, राइट। सो यस, इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है भाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट काउंसिल, और इसका प्लान क्या है, 4 कंपोनेंट्स में इसके प्लान टूटे गए हैं। दैट इज एक तो 35,000 करोड़ का ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट बनाना है और गैलेथिया बे, राइट। अब पूछा भी देखो आपके लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है मैप पॉइंट ऑफ व्यू से, गैलेथिया बे बताओ कहाँ है, समझ रहे हो बात है ना। तो देखो जब भी आप गो थ्रू कर रहे हो ना कोई भी न्यूज़ का, जस्ट गो बिटवीन द न्यूज़, है ना। आप देखो भले ही मैं ना बताऊं, ऐसा हो ही सकता है दैट मेरे से छूट ही सकता है, मैं कितना स्पून फीड करवाऊं आपको, बट यू शुड नो ना दैट आप जब पढ़ रहे हो तो एक कॉपी बनाओ, एक कॉपी में लिखो या फिर एक कॉपी का पोर्शन जहाँ पे आप करंट अफेयर्स का न्यूज़ लिख रहे हो तो वहाँ पर एक अलग सा 2 पेज डेडिकेट कर दो फॉर द प्लेसेस इन न्यूज़, राइट। तो उस प्लेसेस इन न्यूज़ में लिख दो गैलेथिया बे वॉज इन न्यूज़, तो गैलेथिया बे क्यों आ ही सकता है क्वेश्चन में, बता ही सकता है दैट बताओ किस रीजन में है, वेस्ट बंगाल में है, अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है या फिर गुजरात में, अब क्या बोलोगे बताओ, जब पता है तभी ना बता पाओगे जी, है ना। तो यस, एक तो यह है इस मोर ओवर निकोबार ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट का और भी एक फ़ायदा होगा दैट डुअल यूज़ का लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके वहाँ के एयरपोर्ट को, सिविल यूज़ के लिए भी, मिलिट्री यूज़ के लिए भी, पावर प्लांट का सेटअप करना, टाउनशिप का सेटअप करना, तो ये सब कंपोनेंट्स है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट का। ग्रेट निकोबार की अगर बात करें, ये देखो अंडमान एंड निकोबार, तो अंडमान ये है, निकोबार ये है, राइट। अंडमान निकोबार को डिवाइड करता हुआ कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल, यस एब्सोल्युटली। अब निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में भी अगर देख लोगे सबसे नीचे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, ये जो है ये है ग्रेट निकोबार, और इसका जो यही प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, जिसमें ये सब सारे चीज़ों का डेवलपमेंट किया जाएगा। कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब देखो एक कुछ जो चीज़ कंसर्न जताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के द्वारा, वो क्या है, वो बोला जा रहा है देखो भाई ये प्रोजेक्ट जब आप करके ग्रेट निकोबार को आइलैंड को डेवलप करोगे ना, तो इससे 114 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ट्राइबल जो रिजर्व फॉरेस्ट लैंड है वो ख़त्म हो सकते हैं, जहाँ पर शॉम्पेन ट्राइब एंड निकोबारीज ट्राइब जो है वो रिसाइड करते हैं, जिसमें शॉम्पेन ट्राइब तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ही है। अब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या है, एक काम करो, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए दैट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता तो होता क्या है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, देश में ये कितने सारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, कौन सा हमारा स्टेट है इंडिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कितने हैं, उन सब कुछ का डेटा मैं चाहता हूँ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। सो आई विल वेट फॉर दैट, ठीक है। देख रहे कौन सीरियस स्टूडेंट्स हैं आप लोगों में से। चलिए, तो बेसिकली ये इसमें ये भी बोला जा रहा है और एक कंसर्न जताया गया है दैट नदर नेट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है ना ये फॉल करता है ओवर द ग्रेट बायोस्फीयर रिजर्व, जिससे वो बायोस्फीयर रिजर्व में भी नुकसान पहुंचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज देयर इन न्यूज़ फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। नाउ क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अचीव किया मोर देन 90% टारगेट कंप्लीशन इन 6 आउट ऑफ 14 पैरामीटर्स। ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम में 14 पैरामीटर्स में 6 पैरामीटर्स को अचीव किया गया है, राइट। मतलब 6 पैरामीटर्स के भी 90% टारगेट को अचीव किए गए, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या है, ये लॉन्च तो किया गया था 1975 में, जिसको बाद में रिस्ट्रक्चर किया गया अलग अलग साल में, दैट इज़ 1982 में, 86 में, 2006 में। और ये है क्या, ये एक पैकेज है ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम, जिसका एम यही है दैट कैसे रूरल एरिया के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस किया जाए, ठीक है। सो ये प्रोग्राम जो है ये इंक्लूड करता है रेंज ऑफ स्कीम्स
जिसमें पोवर्टी एलिविएशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एडुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, व्हाट नॉट, राइट। आगे बढ़ता है, पेस्टिसाइड्स इन टी। देखो FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट फिक्स किया था 5 पेस्टिसाइड्स यूजेजेस इन टी प्लांटेशन। सो उसमें कौन कौन से पेस्टिसाइड्स है? वो है इमामेक्टिन, बेंजोएट, फेन पायरोक्सिमेट, हेक्साकोनाजोल, प्रोपीकोनाजोल, क्विनीफॉस, राइट। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ ये टर्म्स का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर ना हुए तो, बट मुझे क्या बताना है आपसे। देखो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए थे? क्वेश्चंस एक बार ऐसे आए थे दैट एक कोई केमिकल नाम का नाम दे दिया गया था और बोला गया था दैट बताओ ये है क्या, तो ये एक पेस्टिसाइड है या क्या है, या क्या है, तो आंसर वाज पेस्टिसाइड। सो सिमिलरली लाइकवाइज ये सब भी तो पूछा जा सकता है ना, दैट इमैजिन बेंजोएट एंड फेनपायरोक्सिमेट वाज देयर वेरी मच इन न्यूज़, आप बताइए ये क्या है। तो एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, दीज वर द पेस्टिसाइड्स विच वर यूज्ड इन टी प्लांटेशन। सो यस, that will be the correct answer. So just remember these, just make a note out of it in your notes copy, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। अभी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला गया ना 2023 का, इसमें इंडिया का रैंक जो है स्लिप करके नीचे आ गया है। इनफैक्ट हम लोग 180 में 160th रैंक कर रहे हैं। सो ये हर साल पब्लिश किया गया था, किया जाता है बाई रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि एक इंडिपेंडेंट NGO है पेरिस बेस्ड, उनके द्वारा किया जाता है। और ये रिपोर्ट अभी नहीं, नया नहीं है, ये पुराना, दैट इज 2002 से ही पब्लिश किया जाता है। इसमें हर एक कंट्री का स्कोर देखा जाता है 5 कंटेक्सचुअल इंडिकेटर्स में, जिसमें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सेफ्टी, इन सारे इश्यूज पे फोकस करके ही फाइनली देखा जाता है दैट प्रेस फ्रीडम अलग अलग देशों में कैसा है। तो इसमें इंडिया का थोड़ा गलत छवि प्रेजेंट किया गया है और इंडिया को बोला गया दैट ये जो इसमें है ये इंडिया पुअर परफॉर्म कर रही है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि बोला गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी तर्क है दैट देखो भाई इसका जो सैंपल साइज बहुत कम है, राइट। अब इतने कम सैंपल साइज में आप पर्टिकुलरली वो बिल्कुल निकाल नहीं सकते, है ना। मोरओवर ये जो है ना इंडिया का जो प्रेस फ्रीडम है, ये जैसे मैंने बोला 11th रैंक स्लिप किया है टू 161 आउट ऑफ 181 कंट्रीज। और पहले क्या था, पहले प्रॉब्लमेटिक था, अभी क्या हो गया, अभी वेरी बैड कैटेगरी में आ गया है। और जैसे कि मैंने बोला गवर्नमेंट बिल्कुल एग्री नहीं कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है ये सारे फ्लॉज इसमें है। और वैसे अगर देखिएगा कौन सा देश इसमें टॉप मारा है, वो है नॉर्वे। नॉर्वे रैंक 1 लाया है इन दिस इंडेक्स फॉर द 7th ईयर इन अ रो, विथ आयरलैंड का 2nd रैंकिंग है, डेनमार्क का 3rd रैंकिंग है, राइट। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड इनिशिएटिव न्यूज़ में था, राइट। तो उसी के बारे में देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये कंडक्ट कर रही थी एक 3rd पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिससे इवेल्युएट करना चाहती थी दैट कैसे ये फंड स्कीम के थ्रू स्टार्टअप कम्युनिटी को बेनिफिट मिल रहा है, राइट। तो इसी के लिए हम लोग स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसको क्रिएट किया गया था भाई DPIIT, है ना, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। और कब क्रिएट किया गया था, 2021 में, ज़्यादा साल हुआ नहीं है, 2 साल ही हुआ है। इसका एम क्या था, एम था फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना टू स्टार्टअप कंपनीज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। मतलब ऐसे नहीं हवाई में पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनको पहले एप्लीकेशंस देना पड़ता है, उसमें प्रूफ देना पड़ता है दैट हाँ हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में क्या क्या आगे में बढ़ा है, प्रोडक्ट ट्रायल्स उन्होंने किया क्या है क्या नहीं, मार्केट एंट्री में कहाँ तक उन्होंने काम किया है, कमर्शियलाइजेशन में क्या क्या काम किया, ये सब कुछ का प्रूफ देना पड़ता है। उसके बाद ही उनको फाइनेंसिंग मिलती है। इसकी एलिजिबिलिटी कौन कौन है, स्टार्टअप्स जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बाई DPIIT, इसको इनकॉर्पोरेट किया और वो वैसे स्टार्टअप होता है जो क्या इनकॉर्पोरेट किए जाए हैं बाई नॉट मोर देन 2 years ago, मतलब नया स्टार्टअप होना चाहिए, है ना। एंड उस स्टार्टअप को 10 लाख रुपया से ज़्यादा मॉनेटरी सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर सोचो कोई सीड फंड, मतलब कोई फंड जैसे अश्लील ग्रोवर ने उसको सोचो 1 करोड़ रुपए दे दिए, तब वो सरकार नहीं देगी, समझ रहे हो। तो ये है।
तो सवाल होता है ये सीड फंडिंग होता क्या है भाई? ये देखो अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। आपने शार्क टैंक देखा होगा, है ना? तो शार्क टैंक में आपको देखा होगा दैट बहुत सारे फंड जो ये लोग जो है ना जो फंड देते हैं ये लोग, तो ये लोग जो है ना इनिशियल स्टेज में फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। क्यों फंडिंग प्रोवाइड करते हैं पता है? जिससे उस स्टार्टअप का कद थोड़ा ऊपर जा सके। फंडिंग करेगा तो स्टार्टअप में काम चलेगा, स्टार्टअप में अगर काम चलेगा तो क्या होगा दैट वो स्टार्टअप्स आगे भी काम कर सकती है और आगे में फ्यूचर में और भी फंड उठा सकती है। समझ लो बात? इसीलिए इसको सीड फंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्टार्टअप के लिए। आगे बढ़ते हैं। IFCAP प्रोग्राम, इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड द पैसिफिक। देखो एशिया डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है ये इनोवेटिव फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड पैसिफिक, है ना? इसका मेन एम क्या है पता है? टू एक्सलरेट द क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग इन द रीजन। तो ये पहला ऐसा फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है जो कि मल्टी डोनर फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी के साथ आ रहा है। एंड इसका मेन गोल है दैट फाइनेंस करना टू वैसे प्रोजेक्ट्स जो क्या काम करते हैं अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज इन एशिया एंड द पैसिफिक। इसको वैसे अनाउंस किया गया ऑन 2 मई 2023 बाय एशिया डेवलपमेंट बैंक। और इसके इनिशियल पार्टनर्स कौन कौन से कंट्रीज हैं? डेनमार्क, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। जस्ट राइट इट। फाइनेंसिंग जो है ये अनडाउटेडली हेल्प करेगा वल्नरेबल कंट्रीज जो कि एशिया और पैसिफिक में है, जिससे वो अपने मिटिगेशन और एडाप्टेशन टारगेट्स को फुलफिल कर सकते हैं। और ये सपोर्ट करेगा एशिया डेवलपमेंट बैंक को इन रेजिंग द एम्बिशन ऑफ $100 billion इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग फ्रॉम 2019 टू 2030। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, कंपाइलेशंस ऑफ वेरियस इंडेक्सेस एंड ट्रस्ट मी फॉर दिस यू विल एब्सोल्युटली लव मी ना। अभी हम लोग जो है और अभी तक के कितने सारे इंडेक्सेस हैं उनके कंपाइलेशंस एक जगह आपके सामने प्रेजेंट करने वाला है। ओके सो जैसे कि पहला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, है ना? तो इसमें तो अभी डिस्कस किया ही आपको, जिसमें अच्छा ये चीज जरूर ध्यान रखिए, टॉप किसने किया है? नॉर्वे। बॉटम कौन है? नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ 2023, राइट? किसके द्वारा निकाला गया? वर्ल्ड बैंक। इसमें कितना हम लोग रैंक है? 38। टॉप 3 कंट्रीज कौन है? सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा निकाला जाता है? सिप्री। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, थर्ड है रशिया और फोर्थ कंट्री कौन है? इंडिया, राइट? सो यस, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में हम लोग दुनिया में 4th लार्जेस्ट है आफ्टर USA, चाइना एंड रशिया। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2023 ये किसके द्वारा निकाला जाता है? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। इंडिया का रैंक कितना है? 121। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन है? सिंगापुर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन 2023 का किसके द्वारा निकाला जाता है? यूनाइटेड नेशंस। इंडिया का रैंक है इसमें फर्स्ट, है ना? टॉप 3 कंट्री कौन है? उसमें है इंडिया, उसके बाद है चाइना, उसके बाद USA। याद रखिएगा लेकिन, है ना? नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-2022 इसको किसके द्वारा निकाला जाता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इंडिया का रैंक कितना है? 131। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। याद रहेगा? आगे बढ़ता है। अच्छा हाँ, बॉटम में भी देख लोगे, साउथ सुडान, चड, नाइजर, ये सब है। तो ये सब यहाँ पे दिया ही हुआ है। एनीवेज, और हमारे नेबरिंग कंट्रीज अगर देख लोगे उसमें कौन कौन आ गया है ये देख लो। श्रीलंका 73, सबसे अच्छा है श्रीलंका, है ना? उसके बाद है चाइना 79 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। भूटान 127 हमसे आ गया है। बांग्लादेश भी हमसे आ गया 129। नेपाल हमसे पीछे है 143 और पाकिस्तान भी हमसे पीछे 161। ठीक है, तो इससे खुश मत हो जाओ नेपाल पाकिस्तान हमसे पीछे है, हमको श्रीलंका से भी आगे होना है। ठीक है, चलो ये चीज ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा निकाला जाता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इंडिया का रैंक कितना है? 42 और टॉप 3 कंट्रीज कौन है? USA, UK और फ्रांस। नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ 2023 किसके द्वारा निकाला जाता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। इंडिया का रैंक है 85। टॉप किसके द्वारा किया गया है? भाई जापान। बॉटम कौन है? अफगानिस्तान, राइट? पासपोर्ट इंडेक्स 2023 फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा निकाला जाता है। इंडिया का रैंक है 144। टॉप कंट्रीज इसमें UAE, स्वीडन और जर्मनी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के हिसाब से
अगर देख लीजिएगा किसके द्वारा निकाला जाता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इंडिया का रैंक कितना है 126। टॉप 3 कंट्री कौन कौन है, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, और बॉटम में कौन रैंक करता है, वो है अफगानिस्तान। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में किसके द्वारा निकाला जाता है, बॉन बेस्ड इन्वायरमेंट थिंक टैंक जिसका नाम है जर्मन वॉच, उसके द्वारा निकाला जाता है। इंडिया का रैंक कितना है 8th और रैंक 4 है डेनमार्क का। टॉप 3 पोजीशन जो है वो अनऑक्यूपाइड है। ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स टॉप 3 पोजीशन इज अनऑक्यूपाइड। नाउ आप बोलिएगा यार ये कैसे पॉसिबल है टॉप 3 अनऑक्यूपाइड। देखो टॉप 3 का जो क्राइटेरिया है ना उसमें कोई भी देश है ही नहीं, इसीलिए ये अनऑक्यूपाइड है। एंड इसीलिए ये इंडेक्स जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, बाद में आप मुझे थैंक यू बोलोगे जब यही सब क्वेश्चन आ जाएगा तो। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इरिश एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वर्ल्ड हंगर हेल्थ, ये मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालते हैं। रैंक है इंडिया का 107th, टोटल आउट ऑफ 17 कंट्रीज इंक्लूडिंग बेलारूस, चिले, चाइना, क्रोएशिया शेयर द टॉप रैंक। मतलब इसमें कुछ ऐसे कंट्रीज़ है, 17 कंट्रीज़ है जो कि टॉप रैंक शेयर कर रहे हैं, बट इंडिया का रैंक बहुत पीछे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है, इंडिया का रैंक है 40। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन है, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन, राइट। नेक्स्ट इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अगर देख लीजिएगा 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। इंडिया का रैंक है 135, टॉप किया गया बाय आइसलैंड, और बॉटम इसमें रैंक में कौन है, अफगानिस्तान। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ 2022 में जो कि येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स के द्वारा निकाला जाता है, इंडिया का रैंक है 180 है ना। इसको टॉप किया गया है बाई डेनमार्क जो कि वर्ल्ड का मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री है, और उसको बॉटम जो कंट्री में लाई कर रहा है वो है इंडिया। ठीक है, सो ये भी याद रखिए, हंसने की बात नहीं है बट हंसी कभी कभी आ ही जाती है। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 है ना, उसमें किसके द्वारा निकाला जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया का रैंक है 85, टॉप जर्नली किया गया बाय 3 कंट्रीज, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड के द्वारा। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन पार्टनर्स के द्वारा निकाला गया है, टॉप किया गया बाय कर्नाटक, और टॉप 3 स्टेट्स अगर देख लीजिएगा उसमें इंडिया में वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-2022 रिपोर्ट अगर देख लीजिएगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा निकाला गया है, जिसमें टॉप 3 स्टेट्स जो है उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला। वेल्दीएस्ट सीएम इन इंडिया कौन है और पुअरेस्ट सीएम इन इंडिया कौन है, इसका रिपोर्ट निकाला जाता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा, जिसमें सबसे जो महंगा, सबसे जो रिचेस्ट सीएम है ना वो आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, और सबसे जो गरीब सीएम है वो है ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की। ठीक है, नाउ समझे दैट बंगाल की इलेक्शंस ये क्यों इतना जीत रही है। सो एनीवेज लेट्स नॉट गो डीप इन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स. In fact, this was all about the discussion for today's class, guys. Hope you liked it. And reports को जो है प्रॉपरली मैं चाहता हूँ आप नोट कॉपी में लिखो। ये सब के मैं PDF नहीं देखे, आप नोट कॉपी में लिखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अगर नहीं लिखे हो तो फिर से वीडियो को देखो, लिखो एक जगह कंपाइलेशन। ट्रस्ट मी, बहुत मेहनत करता हूँ आपके एग्जाम्स में, दैट आप कैसे आगे बढ़ो, राइट। हम लोग सिर्फ भद्राइस अकेडमी में यही स्पून फीड कर रहे हैं आपको, है ना। जस्ट स्टक टू अस। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा प्लीज़ शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स. बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो. थैंक यू वेरी मच गाइस.